देश में 3 तलाक पर बहस उत्तराखंड की एक मुस्लिम महिला की फरियाद पर शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल कर मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ बिठाकर सुनवाई शुरू कर दी। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात पर ऐतराज पहले दिन से है कि शरीयत के मामले में अदालत और सरकार क्यों दखल दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को एफिडेविट दाखिल करके कहा कि 3 तलाक मामले में दाखिल याचिका ही खारिज हो जानी चाहिए क्योंकि ये पर्सनल लॉ का मामला है। पर्सनल लॉ के नाम पर क्या हो रहा है, इसकी ताजा मिसाल यूपी के सहारनपुर की शगुफ्ता है। शगुफ्ता 2 बेटियों की मां है और तीसरी बार मां बनने वाली है। शगुफ्ता का आरोप है कि तीसरी बार भी कहीं बेटी न पैदा हो जाए, इसलिए उसके पति और ससुराल वालों ने गर्भपात कराने का दबाव डाला और मना करने पर उसके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने भी घरेलू मामला बताकर शगुफ्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा शगुफ्ता का आरोप है। 3 तलाक के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ने वाली मुस्लिम महिलाओं का आरोप भी यही है कि 3 तलाक को जुल्म के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि 3 तलाक संविधान और इस्लाम दोनों के खिलाफ है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच इससे ठीक उलट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि 3 तलाक बुरा तो है, लेकिन इस्लाम और इस्लामी कानून के हिसाब से जायज है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि बाकी इस्लामिक देशों की संस्कृति अलग है, इसलिए वहां 3 तलाक जैसे मामलों में पर्सनल लॉ में जो बदलाव किए गए हैं वैसा भारत में नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट वो लॉज एग्जामिन करती, वैलिडिटी एग्जामिन करती है जो लॉ है। ये जो आर्टिकल 13 के तहत ये पर्सनल लॉ नहीं, ये रिलीजियस बेस्ड लॉ है जिसको कुरान के बेसिस से बनाया गया है। बल्कि 1937 में 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में ये कह दिया है कि मुसलमान लोग अगर चाहेंगे तो इससे गवर्न किए जाएंगे। उसमें हमारी सारी चीजें आती हैं, तो ऑलरेडी जो मौजूद है उसमें फिर उसको टेस्ट करने की जरूरत अब नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज जो सबमिशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये मतलब बिल्कुल ही आश्चर्यजनक नहीं है। ये जो इनकी सोच है, एक पुरुष प्रधान सोच है, उसी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ये जो विचार है कि महिला गौण है, महिला कमतर है और पुरुष उसके ऊपर सर्वोपरि है या पुरुष उसके ऊपर हावी है, ये बहुत ही शर्मनाक विचार है। और पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि अब वो अपनी नींद से जागे। मुझे लगता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीनी हकीकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन फाइल कर दिया गया है, जिसमें कि कोर्ट से ये अपील की गई है कि जो कि ट्रिपल तलाक का मसला इज अ पार्ट ऑफ आवर शरीयत, और शरीयत की जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस है, और कुरान और हदीस की बुनियाद पर ट्रिपल तलाक का मसला हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है। इस वजह से उसमें कोई भी चेंजेस न किए जाएं और हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी शरीयत पर अमल करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक हासिल है उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस न किया जाए। तो सवाल यह है कि बाकी के इस्लामिक देशों में अगर 3 तलाक को इस्लाम सम्मत नहीं बताया गया है तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा क्यों चाहता है कि यह परंपरा लगातार चलती रहे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कि 3 तलाक होना चाहिए जफरयाब जिलानी साहब हैं, जो कोई मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जाने माने वकील भी हैं। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है जमायत उलेमा हिंद के। वहीं इसके विपक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। शमीना शफीक जुड़ेंगी जो कि एक्स मेंबर है एनसीडब्ल्यू की। साफिया अख्तर जो कि मेंबर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जिन्होंने ये पूरी मुहिम छेड़ी है, उसकी हैं। तो जिलानी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक की परंपरा जारी रखने की जिद आखिरकार क्यों कर रहा है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को कह देता कि आप इस पर फैसला लें, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। अब आप अगर हमसे ये पूछें जी हाँ हम मुसलमान रहने की जिद क्यों कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब हम देंगे? आप हमसे पूछें कि आप कुरान फॉलो करने की जिद क्यों कर रहे हैं तो हम क्या जवाब देंगे? तो ये तो आप जिद इसको कहेंगे, हम कहेंगे हमारा अकीदा है कुरान और हदीस पर, कुरान जैसा इंटरप्रेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अपने काम से, अपने कौल से, उसके बाद जो अइम्मा इकराम ने और खुलफा राशिदीन ने जिसको जिस तरीके से अमल किया और अइम्मा इकराम ने उसकी तशरीह की, तो ये हमारा बुनियादी अकीदा है जो हिंदुस्तान के दस्तूर में महफूज है।
दुनिया का कोई और कानून कहीं और मुल्क में क्या है उसकी बुनियाद पे हम नहीं चल रहे हैं। ये मुल्क भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है, जिसके निर्माताओं ने शुरू में लिख दिया कि यह फंडामेंटल राइट होगा हर इंडियन का कि वो अपने मजहब की को न सिर्फ उस पर अमल करे, उसको प्रोपेगेट भी कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है जो हमारा पर्सनल लॉ है। निकाह किस तरह से होगा, वसीयत क्या होगी, हिबा कितना होगा, किस तरीके से होगा, वक्फ क्या क्या कानून है, जो पर्सनल लॉ में अंग्रेजों के जमाने में प्रोटेक्ट किया गया, भारत के संविधान भी उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या संविधान में धार्मिक आजादी से 3 तलाक को संवैधानिक मान्यता मिल गई है? ये तर्क जिलानी साहब बैठता नहीं है कि क्या 3 तलाक को मान्यता इसलिए मिल जाए क्योंकि सभी को अपने धर्म को न जचे, इसलिए कि आपका अकीदा नहीं इस्लाम स्वतंत्रता में आपको न जचे, हमें आपके जचने की जरूरत नहीं है। संविधान वो है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। तो कर रहा है इंटरप्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फैसलों में, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ट्राइबल्स के फैसले में भी तय किया है कि उनका जो कानून है विरासत का, अगर से वो आर्टिकल 14 के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम उसको अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो ये भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, आप नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा और मैं करने वाला भी कोई नहीं होता हूँ, मैं करने वाला भी कोई नहीं होता हूँ। लेकिन मुस्लिम समाज की आधी आबादी यही मांग कर रही है। लेकिन जिलानी साहब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज की आधी आबादी भी यही मांग कर रही है। सामने हम हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं। आपकी मांग से सुप्रीम कोर्ट नहीं गवर्न होगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को इंटरप्रेट करेगा। जो संविधान है वो मांग से नहीं करता। पूरी पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया था जो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी मांग या पार्लियामेंट के लोगों का कहना या आपके इंटेलेक्चुअल का कहना सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। वो संविधान को जिस तरह इंटरप्रेट करते आ रहे हैं उस तरह इंटरप्रेट करेंगे, और ये हमने उनके सामने अपने सबमिशन रखे हैं। नहीं, संविधान तो ये भी कहता है कि किसी के साथ गैर बराबरी ना हो, महिलाओं और पुरुष को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है जिसका 3 तलाक वायलेशन है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि पर्सनल लॉ में आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई करता। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है, दोबारा फिर तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। चलिए, मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन समय के साथ हर इंसान को, हर समाज को बदलना पड़ता है। शमीना जी, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि सवाल उठा रहे हैं जब इस्लाम समय के साथ नहीं बदलता है। चलिए, इस्लाम समय के साथ नहीं बदलेगा। नहीं, इस्लाम समय के साथ मुस्लिम देशों में ही बदला है, इसलिए मैं आपकी इस इंटरप्रिटेशन को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुस्लिम देशों ने भी इसी इस्लाम को बदला है और इसी 3 तलाक को मान्यता नहीं दी है। शमीना शफीक जी, हम उनको नहीं फॉलो करते। भारत को कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, लेकिन कुरान में कहीं 3 तलाक नहीं लिखा गया है। मैं आपको उसका जो रेफरेंस है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले से नहीं होगा। लेकिन शमीना शफीक जी, में लिखा है जिनको हम मानते हैं उनके उससे होगा। ठीक है, शमीना शफीक जी, जो जिलानी साहब ने कहा, क्या आपको लगता है कि वो अभी भी पुराना चश्मा पहने हुए? देखिए, पहली बात तो जिलानी साहब जो कह रहे हैं, मैं उनसे हर एक बात पे वाकई रखती हूँ, मगर फिर उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं गुजारिश करूंगी कि वो मेरे सवालों का जवाब दें। क्या वो इस बात को मानते हैं कि इस्लाम ने मर्द और औरत को दोनों का बराबर का दर्जा दिया है जब वो दोनों निकाह में जाते हैं? तो हाँ या ना? क्या दोनों से पूछा जाता है कि निकाह कबूल है, निकाह कबूल है? जफर रियाज साहब प्लीज जवाब दीजिए। जवाब दीजिए जिलानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है। दोनों का अलग अलग मुकाम इस्लाम में है। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। दोनों का मुकाम कुरान में और हदीस में सब जगह है। नहीं, आप एक अल्फाज में जवाब दीजिए, घुमाइए मत बातों को। दोनों के अलग अलग तरीके हैं कि आप लोग सच्चाई से आंखें बंद कर रहे हैं। आप लोग सच्चाई से आंखें बंद कर रहे हैं जफर रियाज साहब। जब निकाह में एक औरत और एक मर्द जाते हैं तो दोनों से पूछा जाता है उनकी मर्जी कि क्या उनको निकाह में जाना मंजूर है। इसी तरीके से तलाक एहसन, कुरान की जानिब से कह रही हूँ, तलाक एहसन, तलाक एहसन, जफर रियाज साहब, तलाक एहसन सही तरीका है। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को बैन करिए, पहले तो लैंग्वेज को सुधारने की जरूरत है। हम कह रहे हैं ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो हो रही है वो गलत है, तो कोई इनकार नहीं है। गलत है। कुरान की एक आप तलाक एहसन को क्यों नहीं अव्वल कर देते? आप क्यों नहीं कहते पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर ये बात क्यों नहीं कह रहा है कि तलाक बता जो कि अल्लाह पाक को भी नामंजूर थी,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सख्त खलीफा जोन नापसंद के की। जमाने में वो तलाक ऐसे लोगों बिदा को बार बार लगाए मर्द थे। क्यों प्रैक्टिस में ला रहे हैं? सहारनपुर में एक औरत जो कि हामला है, 2 बच्चों की माँ है, उसको तलाक दे दी जाती है एक बार में। कहीं हैदराबाद में कोई औरत बैठी है, उसको एक बार में 3 बार बिल्कुल गलत तलाक हुआ है, दे मैं देता उसकी है। मजम्मत करता भाई हूं। मर्दों को आपने गलत और आसान रास्ता सुझा दिया है। जो सही तरीका है तलाक एहसन का, वो क्यों नहीं कहते आप लोग कि ये नहीं, हमने तरीका नहीं सही सुझाया। है? आप लोगों ने खुद हम इस गुंजाइश करी तरीके है को जब सुप्रीम रोकने की कोर्ट हर में होते मुमकिन कोशिश जाए। कर रहे हैं। अगर आप हमारा तो एक बार में सुप्रीम कोर्ट से कह दीजिए ना, रोक दीजिए। ये माफ कीजिएगा, खुद मुस्लिम ये सारा खुद मुस्लिम discussion पर्सनल देखिए लॉ आज बोर्ड, की एक पर्सनल मिनट लॉ शफीका, बोर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं है। शमीना जी एक क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए पूरा डिस्कशन हो रहा है इस देश में। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर आप रिफॉर्म्स इतना करना चाहते हैं जिलानी साहब, बिल्कुल तो बोर्ड खुद इसको मुस्लिम गलत पर्सनल बोर्ड आगे जाए और कह दे कि 3 तलाक गलत है, तलाक की जो सही पद्धति है। क्योंकि आपने खुद ने एफिडेविट में क्या लिखा है मैं बताता हूं। एक मिनट जिलानी साहब, आपने एफिडेविट में क्या लिखा है मैं बताता हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में ही माना है। जिलानी साहब सुन लीजिए, लोग जानते हैं कि तरीका तलाक तलाक ये बिदा नहीं है। कितनी गलत तरीका चीज तलाक है, वही है। तलाक बिदा कितना नुकसान कर रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जी, तरीका पर जी, ये तलाक लोग नहीं मानेंगे। लोग अगर ये जो है मान ऐसे लेते तो तरीके ये को सारा खत्म इतना करें। जो बवाल ये मचा गुनाह हुआ है है। पूरे देश में, ये नहीं मचता। नहीं, मैं आपसे जिलानी साहब सिर्फ एक लाइन में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शमीना जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। खुल के सांस ले पाए। ना, मैं शमीना जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने एफिडेविट में ही माना है कि एक बार में 3 तलाक आपत्तिजनक है, फिर भी अगर 3 तलाक हो गया तो हो गया। ये कौन सा तर्क हुआ? मानते हैं? ये कौन सा तर्क हुआ? इससे कौन सा तर्क हुआ? मानते हैं? ये कौन सा तर्क हुआ? इस तर्क ये हुआ कि अगर आर्टिकल 356 दीपक जी, में ये आसान रास्ता दे दिया गया है मर्दों को। आर्टिकल ये आसान 356 रास्ता में मर्दों किस को दे दिया तरीके गया से है कि स्टेट ये असेंबलीज को गलत डिजाइन है, किया मगर गया कर लोगे तो कोई दर्जनों बात मरतबा नहीं। सुप्रीम वाह, कोर्ट वाह, ने वाह, ये तो मैंने फैसला कभी किया सुना ही है नहीं कि जो इसका आप लोग गलत कर रहे हैं। इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज तक आर्टिकल 356 को बदला नहीं गया है। कानून का गलत इस्तेमाल, इसका मतलब ये नहीं है कानून खत्म कर दिया जाए। अच्छा, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप मानते हैं? गलत इस्तेमाल दर्जनों मरतबा हुई। प्रेम शुक्ला जी, शमीना जी, जिलानी साहब एक मिनट, अदर पॉइंट भी सुना जाए। प्रेम शुक्ला जी, ये मानते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम कानून नहीं बदलेंगे। कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम कानून नहीं बदलेंगे। ये कानून का गलत नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल की बात ही नहीं, कानून ही गलत तरीके से जो है बनाया जा रहा है, गलत कानून लादा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ इस विषय पर चर्चा करती है और आदरणीय जिलानी जी जो ऑफिस मुझे लगता है कि कानून के सेवक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कानून नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। नहीं, ठीक है, मैंने वही कहा, मैं ये कहा तर्जुमा गलत है। नहीं, कानून का गलत तर्जुमा है, ठीक है, सही कह रही हैं आप। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ को चर्चा का अधिकार ही नहीं, ये कौन कह रहा है? जो कानून की ही रोटी खाता है। जिलानी साहब जो है कानून के अधिकारी हैं, ऑफिसर ऑफ लॉ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पीठ को, सुप्रीम कोर्ट के सामने संवैधानिक मामले में सबमिशन सुनवाई का अधिकार है। कि आप ये सुनिए, हमने अच्छा, आप गलत कह रहे हैं, कभी नहीं कहा। चलिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। हमने कहा है कि अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने इस मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बाइंडिंग होगा आप पर। नहीं, ठीक है, मान लिया। अच्छा, ठीक है, मान लिया। तो पूरे देश में बाइंडिंग ये होता है। कंफर्म है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस पर बाइंडिंग नहीं है, आप पर बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ है वो जो निर्णय लेगा उसको बाइंडिंग होगा ना, बाइंडिंग होगा ना, तो ठीक है। अब बाइंडिंग होगा तो भाई आपने बाइंडिंग होता है, कोई दिया है। इस देश का इस्लाम में ये माना जाता है, ऐसा सवाल ही क्यों प्रोफेसर साहब का संविधान में लिखा हुआ है। धन्यवाद, आप माने मेरी बात में अभी आप यही कह रहे थे ना कि रिलीजियस क्या हुआ, लॉ लैंड है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही कोई सुनवाई कर सकता है। ठीक है, जिलानी साहब, आपका पहला तर्क ये था कि हमारे जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपकी ओपनिंग लाइन थी। तो हो सकता है कि मैंने आपको गलत समझा हो, अब आपने उसको सही कर दिया है, शुक्रिया। आप गलत कह रहे हैं, हमारा सबमिशन सामने रखा है, हमने कहा है, दूसरा पक्ष हमने कहा है कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने सबमिशन को कोट किया, इंटरप्रिटेशन होगा, आपके सबमिशन को हमारे जो है
कुरान आपके है, सबमिशन को हदीस दीपक जी ने है, कोट किया खुलफा राशिदीन के और जमाने उसमें ये के सिद्ध हुआ कि आपके पास कोई तर्क नहीं है। गलत कोट किया, हमारे सामने रखा हुआ है, गलत कोट किया उन्होंने। हमने नहीं कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट इस्लाम में सुनने की भी बता रहे तमीज हैं सिखाई जाती कि है। आपके फैसलों के लिहाज से प्रॉफिट साहब ने स्क्रिप्चर सुनने हमारे की भी लिए तमीज रखने के लिए है, कहा है। स्क्रिप्चर्स के बेस पे आप तय करिए। प्रॉफिट साहब ने सुनने की तमीज के लिए भी जो है सुनने की तमीज का भी निर्देश दिया है। नहीं सुनने की तमीज, सुन लीजिए। सुनने की क्या, सुना तो रहे हैं उनको, उन्हीं को हम सबमिट कर रहे हैं, सबमिशन उन्हीं को दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और जब 11 मई से बहस शुरू होगी उस पर उनके सामने जाएंगे, अपनी बहस करेंगे। आप चाहते हैं कि बहस जो न करें? यार जिलानी, अब आप बकवास किए जा रहे हो, कोई तर्क है नहीं तो कुतर्क दे रहे हो, अब कुतर्क कर रहे हो आप। अरे यार अपनी जबान पर काबू रखो मिस्टर शुक्ला, अपनी जबान में काबू रखो। मैं आपके पास बकवास सुनने नहीं आया, अपनी जबान आप अपनी जबान पर काबू रखो। मिस्टर जिलानी, को बता दो तरीका क्या याद करने का। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। मैं नहीं कहा तुमको कि तुम बकवास कर रहे हो, मुझे सिखाया नहीं, मैंने नहीं कहा तुमको तुम बकवास कर रहे हो, तुम कर रहे हो बकवास कर रहा हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ, बकवास करना मुझे बकवास करेगा, तुम्हें तरीका नहीं बात करेगा। तुम कह रहे बकवास करो, तुम बकवास कर रहे हो, बकवास मत मैं करो। तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ। पहले सुनना सीखो, सुनना तुम सीखो, बकवास कर रहे हो, सुनना सीखो। तुम्हें तरीका नहीं बात शिवराज सिंह यादव की करने सरकार का। नहीं है। इस्लाह न्यूज में बात की जाए। आप बकवास कर रहे हो, आप मुझे मैं आप कह रहा हूं, तुम कह रहे हो। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाषा के संयम को हर इंसान को बनाए रखना चाहिए। तुम कह जा मैं रहे हो। खामोश हो गया हूँ। नहीं मैं दीपक जी मैं इस आदमी के बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से हम सब अपनी अपनी बारी पर बोले तो ठीक है। हम सब अपनी अपनी बारी पर ठीक बोले तो ठीक है। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आप कह रहा हूँ, जनाब कह रहा हूँ, तुम और आप तुमको बकवास कह कर रहे रहे हो। हो, तुम मुझसे कुछ नहीं नहीं बात तमीज करेगा। सिखाई है कि मैं इनको आप कह रहा हूँ, जनाब कह रहा हूँ। तुमने कहा, मैंने कभी तू नहीं कहा। बकवास पहले तुमने कब कहा बकवास कर रहे हो। तुम तड़ाक पे तुम उतरे, तूने तुमने तू कहा, सुना तुमने तू कहा, इनको सुना वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा पहले कभी तुमने कहा, तुमने पहले जैसे कहा आप रिवाइंड और करके हस्तक्षेप सुना दीजिए। किया। जुबानी मत करो मुझसे। मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप रिवाइंड करके सुना दीजिए इनको। सुनने नहीं आया हूँ, आपकी अपनी कुंठाएं हो सकती मैं है। कभी ऐसा नहीं हूँ कि आपकी किसी अपनी को कुंठाएं हो बकवास सकती कर रहे हो, है। मैं ऐसा कभी नहीं कुंठा करता। प्रकट नहीं करता आपकी तरह। तुमने पहले कहा आपकी तो मैंने अपनी जवाब कुंठा बताया। अपनी जेब में रखो। अच्छा जिलानी मैं तो साहब, तुम्हें प्रेम नहीं शुक्ला कहता जी, कभी। जिलानी साहब, प्रेम शुक्ला जी, तो आपसे बात करता आप दोनों मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाषा का संयम दोनों बनाए रखें और एक एक कर एक दूसरे की बातें सुने, तभी बहस हो सकती है। मैं खामोश हूँ बिल्कुल। इनसे कहिए दीपक जी अपनी किसने जबान शुरू को की खोलिए। भाषा? इनसे दीपक जी कहिए मैं तो उनके बीच में हस्तक्षेप किया मैंने। नहीं जबान आप संभाल के रखो, अपनी जबान संभाल के रखो और मुझ पर जबान तू तड़ाक की मत बोलना। फिर वही बोलोगे तो सुनोगे, फिर आप जवाब तुम देना जबान हमको संभाल आता के है। रखो। जुबान हमारे तुम पास क्या भी है। समझते हो अपने आप हम को? मीठा भी बोलना चाहते हैं। तुम्हारी सरकार आती है, मीठा डरते नहीं बोलना भी तुमसे। जानते हैं। अपनी जबान तुमको जबान हमारे पास भी नहीं किया है, मैंने। तुमको जहाँ जहाँ उसको मैंने जबान को हस्तक्षेप इस्तेमाल नहीं किया करो। आपकी बातचीत में। तुम अपनी जबान को संभाल के रखो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। दीपक जी फिर ये और ये चर्चा से आप यही चाहते कि यही से होता रहे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये होता रहे। मैंने दोनों को बोला कि आप दोनों मेरे लिए सम्मानीय, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। भाई मुद्दे पे बहस कीजिए ना। ये क्या बात आप लोगों ने शुरू कर दिया? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों मुझसे बड़े हैं उम्र में, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पर अगर हम बने रहें और एक दूसरे के वक्त पर ना बोले तो बेहतर होगा। विकेट पर खड़े हैं, ये तर्क सुनना मैं नहीं चाहते। खामोश हो गया हूँ चौरसिया साहब। मैं इनको तर्क कंट्रोल सुनना नहीं करिए। चाहता। चलिए ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन हम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, नए सिरे से बहस को आगे बढ़ाएं। पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक पर क्यों अड़ा हुआ है, इसी सवाल पर बहस हो रही है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है जिस पर अभी बहस होनी है और ये कहा है कि 3 तलाक की परंपरा को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि ये परंपरा गलत है, ये परंपरा ठीक नहीं है, लेकिन अगर तलाक हो गया तो हो गया। अंसार राजा साहब, इसका क्या मतलब? और दूसरी चीज, पर्सनल लॉ बोर्ड दलील देता है कि विदेशों में जो पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव किए गए हैं वो प्रासंगिक नहीं है, तो यहां का इस्लाम कहीं और से पैदा हुआ है क्या? देखिए चौरसी साहब, मैं पहली बात तो जो अभी प्रेम शुक्ला साहब और जिलानी साहब के दरमियान जो चीजें उनकी पर्सनल हो रही थी, मैं समझता हूं डिबेट में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और प्रेम शुक्ला जैसा समझदार आदमी अगर ये कहे कि अब मुलायम सिंह की सरकार नहीं, अब हमारी सरकार है, तो ये एक धमकी वाला जुमला है। और प्रेम शुक्ला जी की
की जबान से ये चीज अच्छी नहीं लगती है, बहुत सुलझे मैं हुए गाली सुनूं, मैं बैठ के जिलानी से गाली सुनूं यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गाली नहीं देगा, कोई नहीं, गाली सुनूं उनकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेम शुक्ला, हम इसके पक्ष में नहीं है, कोई किसी को तलाक कहे, बिल्कुल नहीं। शुरू किया उन्होंने, अदब सबके अंदर होना चाहिए, चाहे जिलानी साहब हो, हम हो, सबके अंदर एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए। मैं अदब से बात कर रहा था, आप जनाब कर रहा था। अब जो सवाल आपने किया, मैंने आज तक आपसे आप जनाब छोड़ के बात की है? कभी नहीं, मौलाना साहब इतने दिनों से बहस करते हैं, कभी नहीं। आज कभी आप जनाब छोड़ के? अब आपने कहा विदेशों की बात, देखिए इस्लाम वो माना जाएगा जो पैगंबर ने दिया है, हम वो इस्लाम फॉलो करते हैं जो कुरान, हदीस और फिक़ह से निकलता है। इसके हटकर के अगर कोई वहां तक कुरान कहीं अलग से निकला हो? कहीं से नहीं, देखिए इंडोनेशिया का कुरान जी नहीं, वही कुरान है, उसमें कोई एक लफ्ज के जेरो जबर की तब्दीली नहीं हो सकती। दो बहनें, चाहे वो हमारी शमीना शफीक साहिबा बैठी हो या सफिया अख्तर साहिबा बैठी हो, इन दोनों लोगों में भी यही जुमला निकलेगा इनके मुंह से कि कुरान में एक लफ्ज की भी तब्दीली बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। कुरान तो कहता ही नहीं 3 तलाक के बारे में। किसने कह दिया कुरान नहीं कहता है साहब? जब आप कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अब उसमें गलती हमारी नहीं है। कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 को उठा करके आप पढ़ लीजिए, बाकायदा तौर पे खुलासा कर दिया गया है 3 तलाक के बारे में। एक बात, दूसरी बात, जो एक नशिस्त में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये प्रैक्टिस गलत हो रही है, और मैं समझता हूं कि इस मामले में कई बार हम लोग डिबेट कर चुके हैं। मैं जिलानी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आप लोगों ने एफिडेविट जारी किया है अच्छी चीज है, उसमें आप एक चीज को और मेंशन आपको करना चाहिए कि जो एफिडेविट जारी किया है अच्छी चीज है, उसमें आप एक चीज को और मेंशन आपको करना चाहिए कि जो मर्द अपनी बीवी को जरा सी चीज पर, नमक कम हो गया, तेल कम हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एक नशिस्त में उठ करके 3 तलाक दे रहा है, हमें मांग ये करनी चाहिए कि कम से कम 10 साल की कड़ी से कड़ी सजा उस शख्स को मिलनी चाहिए। और जब तलाक दे दिया है उसने, तो उसकी आधी से ज्यादा जायदाद पर तलाकशुदा बीवी का हक होना चाहिए। ये सब भूल जाएंगे तलाक। तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, बात कहिए। पर्सनल बोर्ड गया हुआ है, सुन लीजिए, आप हर बार ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में कहिए। आप खुद एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम आपको इसीलिए जफरयाब जिलानी साहब पर ही बुलाते हैं। मैंने जफरयाब जिलानी साहब से यही कहा, अगर वो नहीं कर सकते तो हम तो आगे आएंगे, हम करेंगे जाकर के, उसमें क्या है, हम करेंगे उसको, और हम गुजारिश करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि एक ऐसा आदेश जारी करें, लेकिन इस्लाम के मामलात में दखल अंदाजी कोई ना करे तो बेहतर है। नहीं, ये तो वही हुआ कि आपने इधर से कान नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, ये तो वही वाली बात हुई। लेकिन साफिया जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। साफिया जी, आप इत्तेफाक रखती है मौलाना अंसार रजा जो कह रहे हैं, वो कान इधर से नहीं पकड़ रहे, इधर से पकड़ रहे हैं? देखिए, इस वक्त अंसार रजा साहब ने सही बात कही है कि एक कुरान में सूरह बकर की आयत नंबर 229 में जो तरीका दिया गया है वो उस तलाक का बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन मेरा जिलानी साहब से सवाल है कि आपने, जब आप एक मुस्लिम इदारा चला रहे हैं, आप मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ आदमियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुसलमान आदमियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके दिल में औरतों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आपने नुमाइंदगी की थी तो आपको ये अवेयरनेस लानी चाहिए थी, आदमियों में ये अवेयरनेस लानी चाहिए थी कि अगर इस तरह की तलाक दोगे तो वो गलत होगी। क्योंकि देखिए, ये तलाक ना तो हमारे अल्लाह को पसंद, अल्लाह की नजर में सबसे नापसंदीदा काम है। हमारे नबी को ये तलाक पसंद नहीं थी, हमारे खलीफा को ये तलाक पसंद नहीं थी, फिर हमने लोगों को इसके लिए रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हमारा अंसार रजा साहब से भी सवाल है कि आप भी एक मुस्लिम इदारा चला रहे हैं, आपने अवेयरनेस क्यों नहीं पैदा की लोगों के अंदर? आप लोगों को अवेयर करते कि भाई इस तरह की तलाक हमारे अल्लाह को पसंद नहीं है, इस तरह की तलाक खत्म होनी चाहिए थी। अब आप हर डिबेट में ये वाली बात कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की तलाक देता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये वाली बात पहले क्यों नहीं सोची गई थी? और अब जहां तक सवाल है कि हम बात ये कर रहे हैं कि आप हदीस की बात करते हैं, हम पहले हदीस के ऊपर भी कुरान है, और कुरान में जो तरीका अल्लाह पाक ने तलाक का बताया है वो तरीका राइज होना चाहिए ताकि औरतों को इंसाफ मिल सके। बड़ा सवाल जिलानी जी के लिए, बड़ा सवाल जिलानी जी के लिए साथ हमदर्दी क्यों नहीं? ठीक है साफिया जी, मैंने आपकी जिंदगियों को बर्बाद करना, उनकी जिंदगियों को खिलौना बनाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, बड़ा सवाल जिलानी जी के लिए। जिलानी जी, अगर आप महिलाओं की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रहनुमाई करते हैं तो बड़ा सीधा सवाल है, आप खुद कह रहे हैं कि ये तरीका तलाक का आपत्तिजनक है। अगर ये तरीका आपत्तिजनक है तो ठीक है, पर्सनल बोर्ड में बदलाव ना करें,
लेकिन आप एक अवेयरनेस ड्राइव तो चला सकते हैं कि इस तरह का तरीका गलत माना जाएगा, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका आप मत करें, ये हमारे अल्लाह को भी पसंद नहीं है। दीपक जी, एक मिनट साफिया जी, मुझे जिलानी साहब से जवाब दे दीपक साहब, अगर आप मौका दें तो मैं आपको बताऊं। ना साफिया जी, एक मिनट जिलानी साहब, आप मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आप कह दीजिएगा साफिया जी, एक मिनट रुकिए, जिलानी साहब को जवाब दे दें, बारी आएगी, एक ही बात ना सब बोल दीजिए। जिलानी जी, जिलानी साहब, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, ये तहरीक चला रहा है। देखिए, आप अगर संविधान की बात कर रहे हैं, अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल 25 और 28 की बात कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 14, 15 और 21 कहां जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, जिलानी साहब जवाब दीजिए। की बात कर रहे हैं आप साफिया जी सुन भी लीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात, आर्टिकल 21 इस वो पर किस मद में जाएगा? क्या औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? क्या उनको आर्टिकल 14 के बाद आपसे दिए, मैं बता दूं, आप शख्सियत को उभारने का हक मिल रहा है। बोले आप जवाब तो सुनिए ना, अब जवाब भी तो कहने दीजिए ना, टाइम खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 14 का जवाब आपको इस मधु किश्वर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मिल जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ट्राइबल्स का मामला था कि उनके वहां विरासत के कानून में अगरचे वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनका पर्सनल लॉ है। ये तो मधु किश्वर का जजमेंट आप पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात आपने जो पूछी, बोर्ड 1985 से एक कमेटी बनाकर पूरी इस्लाह माशरा के नाम से ये तहरीक चला रहा है और हजारों जलसे इसके लिए कर चुका है, और खुद मैं भी सैकड़ों जलसों में शरीक हो चुका हूं जहां ये बात कही गई है सारे उलमा ने, हजारों लोगों के बीच में, कि आप ये तरीका तलाक गलत है। एक वक्त में 3 तलाक जो आप दे देते हैं बगैर किसी वजह के, जैसा आज शगुफ्ता का जिक्र आया, ये आपके बहुत बड़ा गुनाह है, काबिल मजम्मत है। रसूल और खुलफा राशदीन और सबके बातें बताई जाती हैं, और ये वजह है कि रेट इसका घट रहा है। हम आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कहेंगे कि आप अगर कहीं पर सर्वे कर लें तो जो 1985 में था आज वो रेट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मजीद अंसार रजा साहब हों या जितने हमारे उलमा हों, अलग अलग तंजीमों के, उन सबको इस पर बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, और हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं सफिया साहबा कि आप भी हमारे साथ जुड़े। हमने इसके लिए एक बोर्ड ने खासतौर से हेल्पलाइन कायम की है और एक लेडी मेंबर को उसका इंचार्ज बनाया है, डॉक्टर अस्मा जहरा, जो हैदराबाद में इसको चला रही है और इसके लिए पूरी कोशिश कर रही। अस्मा जहरा और जितनी बोर्ड के बयान है वो इसके ऊपर अपना पूरा वक्त दे रही, और अभी हमारे वहाँ इजलास होने जा रहा है, इसके बारे में फिर हम कोशिश करेंगे। आपका जवाब मिला, मुझे दूसरे लोगों के पास भी जाना है। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की बहस में जो है व्यक्तिगत एलिगेशन हो गए, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। प्रेम शुक्ला जी, आप इतने सालों से पत्रकार रहे हैं, अब आप एक राजनेता हैं, क्या आपने अपने पूरे पत्रकारिता जीवन के अंदर क्या कभी सुना कि मुंबई में 3 तलाक नहीं होना चाहिए ये कहकर कोई जलसा किया गया, कोई कार्यक्रम किया गया, कोई अवेयरनेस कैंपेन किया गया, या पूरे देश में? मैंने तो आज तक नहीं सुना है। अगर ये हो रहा है तो बहुत स्वागत वाली बात है, और यदि वो अहले कुरान की तरह कर रहे हैं, जैसे कुरान शरीफ में पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है, हमें तो तीनों तलाकों के बीच में पीरियड देना चाहिए, उनको जो है रिसेटल करने की भी एवज देनी चाहिए। अगर आप जो है इस्लामी कानून के तहत और महिला अधिकारों का, जो इस्लामी कानून में महिला अधिकारों की, हजरत प्रॉफिट जो है वो महिलाओं को समानता का अधिकार देते थे, युद्ध भूमि तक ले जाते थे साथ, ये उनका। और इस्लाम में जो हमने सुना एक विद्यार्थी के तौर पे, वो ये है कि सुन्ना जो है उनके यहाँ सबसे श्रेष्ठ है कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जिन चीजों को अपनाया, या उनके खलीफाओं ने जो अपने जीवन में अपनाया, उसके आधार पर जो है वहां न्याय प्रणाली लागू होती है, और उसमें अन्यायकारी है ये सारे लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं। खुद जिलानी साहब का अभी का जो वक्तव्य है कि बहुत जगह वो इस तरह की जो है वो लोगों को जो है इस बारे में निकालकर शिक्षित करना चाहते हैं कि 3 तलाक एक बार में न दिया जाए, तो मुझे लगता है जब ये एक तरह से बहुत बड़ा रोग आइडेंटिफाई हुआ है तो उसका निदान होना चाहिए। और जैसे ही निदान की बात होती है तैसे ये पर्सनल लॉ है, इसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा। सेल्फ रिफॉर्म आप कर लेंगे तो कोई हस्तक्षेप करेगा ही नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं कब गई? जब उनको न्याय नहीं मिला,
उनको अपनी विधि में ही, अपनी प्रक्रिया में ही किसी को न्याय सुनिश्चित हो जाएगा, तो आपको चुनौती देने क्यों जाएगा? अब वो चुनौती देने गए हैं, वो नहीं पहले से गए हुए हैं। शाहबानो जी जो है वो बीजेपी के काल में जो है न्याय की शिकार नहीं, कृपया इस चीज को भी समझ लीजिए। और पहला 3 तलाक जो है वो बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ, और इंडोनेशिया में 3 तलाक पर प्रतिबंध, या पाकिस्तान में एक सांस में 3 तलाक पर प्रतिबंध। हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा, तो कृपा करके जो है हर चीज का इंडोनेशिया के बताए हुए कानून पे नहीं चलेगा। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हमें नाज है कि हम हिंदुस्तान के संविधान पर अमल करते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में जो है नहीं, हम बिल्कुल इसलिए उसी संविधान के तहत न्याय मांगे, उसी संविधान के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दीजिए। कोर्ट का फैसला जो आएगा वो देखा जाएगा ना, थोड़ा सा इंतजार सबको करना चाहिए। उस तरह कहा तो वो उसको स्वीकार है, देखा नहीं, स्वीकार होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपकी जो बहस है ठीक है, ठीक है, शुक्ला जी, मैंने आपका पॉइंट किया, लेकिन इस पॉइंट पर आगे बढ़ाते हुए एफिडेविट का हवाला दूंगा। एफिडेविट में जस्टिस चागला के एक जो जजमेंट था उसका हवाला दिया गया, और जस्टिस चागला के हवाला से ये कहा गया है कि आर्टिकल 44 की मौजूदगी में संविधान ने सेपरेट पर्सनल लॉ को मान्यता दी है, और कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 पे अधिकार दिया है कि विधायिका पर्सनल लॉ को प्रभावित करने वाले कानून बना सकती है। यानी संसद को और विधायिका को इस बात का अधिकार है। इससे प्रतीत होता है कि संविधान में पर्सनल लॉ को अप्रभावित रखा गया है, जब तक कि इसके बारे में विशेष प्रावधान न बनाया जाए, और ये बात विधायिका पर छोड़ दी गई है कि वो भविष्य में इसको मॉडिफाई करे और सुधार कर अल्टीमेटली स्टेच्यू बुक में एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। तो ये तो अपरोक्ष रूप से ये जो एफिडेविट है ये तो कॉमन सिविल कोड को कह रहा है कि आप ले आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे जी। देखिए आप वो बहुत आगे चले गए, और छागला साहब, मैं आपके पास आता हूँ जिलानी साहब जी। वो जफरयाब जिलानी साहब जो कानून के जानकार हैं मालूम है, उसके बाद कई फैसले आ चुके हैं जो उसके बिल्कुल खिलाफ है। और ये जो है धार्मिक जो है मूल आजादी है, वो जो है संविधान का दिया हुआ है। तो अगर जो है वो मूल आजादी पर अगर प्रहार होता है या जो है वो जद पड़ती है, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। वो जो है दिशा निर्देश में है, वो कोई मूल अधिकारों के तहत नहीं है। वो दूसरी बात यह है कि ये बहुत सी चीजें जो है वो समझने की होती है। मुस्लिम समाज में जो है विचार प्रतिष्ठान जो है वो 4 है, वो है हनफी है, शाफी है, मालकी, हम्बली है। वो चारों में से जो है कोई भी जो है वो 3 तलाक को एक नहीं मानता है। 3 तलाक तीनों मानना जो अवेलेबल है, लेकिन यह है कि ये नाजायज हराम है। उसकी वजह क्या है? ये तमाम संविधान में, तमाम कानून में, पूरी दुनिया में यह है कि गलत और सही दोनों जो प्रभावी है। जो आदमी चोरी करेगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी जो हुई नहीं है, और इसी तरह जो आदमी सही काम करेगा वो भी प्रभावी है, जो गलत काम करेगा वो भी प्रभावी है। इसीलिए जो है चारों जो विचार प्रतिष्ठान के लोगों ने तीनों को तीनों माना है। और इन्होंने एक मुद्दा उठाया था जो जफरयाब जिलानी साहब ने, वो दूसरी तरफ जो है बहस चली गई, इसीलिए वो बात आई नहीं। ये देखिए, जब मर्द औरत जो है दोनों में जब मुआहदा होता है तो वहां जो है दोनों का राजी होना, या 2 देशों में मुआहदा होता है तो दोनों का राजी होना जरूरी होता है। लेकिन जब मुआहदा तोड़ने का होता है तो एक तरफा भी जो है वो मुआहदा जो है वो तोड़ा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा कैसे तोड़ा जा सकता है? यही सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है। पूरी दुनिया में यही उदाहरण है कि ये एक तरफा भी कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ा जाएगा, चूंकि हमको अब जो है आपके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं, आप जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेट हो रहा है वो। हाँ, वो वायलेट है, वो जो एक तरफा भी। तो ये जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, और 3 तलाक देना हराम है। और जो है जफरयाब जिलानी साहब एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी जो है सजा तो प्रावधान के बारे में ये कहा कि उलमा को इस पे सोचना चाहिए। और हम आपके चैनल पे भी कह चुके हैं कि वित्त दंड भी देना चाहिए, मौका मिले तो उसको जो है वो जेल में भी डालना चाहिए, और जो है वो शारीरिक भी दंड। यही तो कह रहा हूँ, शमीना जी भी यही कह रहे हैं। शमीना जी आप भी यही कह रही हैं कि जो बात नोमानी साहब बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, ये क्यों नहीं है? ये कोर्ट का काम नहीं है, शमीना जी आपसे सवाल। ये कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। पार्लियामेंट जो है समस्या है कि चैनल पे आकर तो कुछ लोग हैं जो कहने लगे, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड जब अपना एफिडेविट डालने का है, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हमने औरत जो नाइंसाफी गुहार लगा रही थी उसको उससे आजादी मिले, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बिना किसी सही कारण के जो भी तलाक दे रहा है
विथ दंड भी होना चाहिए। जो अंसारुल्लाह साहब कह रहे हैं या जो मौलाना साहब कह रहे हैं, बनाना जरूरी है। काजी एक्ट के तहत जो मोहम्मद अहमद कादमी ने आजादी से पहले जो है बिल जो है पेश किया था, और मौलाना सैयद असद मदनी ने आजादी के बाद, लेकिन वो बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया। अगर वो कानून बन जाता है तो वो बिल्कुल जो है इस पे जो है वो रोक लग सकती है। दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला जो है, शरिया एक्ट जो है वो जिलानी साहब बैठे हुए हैं, उसमें ये जरूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में शरीयत के मुताबिक फैसला देने के लिए कोर्ट जो है पाबंद है। कोर्ट पाबंद है, ठीक है। आप मैंने ये तर्क माने, मैंने ये दोनों तर्क माने, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मुझे इस बहस को